गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो स्पर्म को डिवाइड किया गया है पार्ट्स में। हेड, नेक, मिडल पीस या मिडल पार्ट और टेल पोर्शन। हेड की अगर बात करते हैं इट्स अ हेड पोर्शन। हेड पोर्शन के अंदर conical shaped like that एक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज एक्रोसोम। एक्रोसोम के बाद अगेन एक और कॉनिकल और बिगर राउंडेड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ साथ इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनरीज भी होती हैं। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ से इट इज कवर्ड विद a membrane like structure such type, and this membrane like structure which is a protective membrane like structure is called जिलिया मेम्ब्रेन जो इसको कवर करके रखती है। नेक्स्ट स्पर्म यहां से आके स्लाइडली राउंडेड हो जाता है और फिर डाउनवर्ड। यहां पे राउंडेड स्ट्रक्चर के साथ साथ दो सेंट्रियोल होते हैं यहां पर। और अगर हम हेड की बात करते हैं तो हेड में हमने क्या क्या देखा, एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या होते हैं, एक्रोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जितने भी इसके अंदर स्पर्म जब एग के पास जाता है तो उसकी जोना पेलुसिडा लेयर और कोरोना रेडिएटा लेयर को डिग्रेडेट करने के लिए इसेंशियल एंजाइम्स होते हैं। सेकंड, इसके पास न्यूक्लियस होता है और इन दोनों को कवर करने वाली एक लेयर होती है जिलिया लेयर। नेक्स्ट बात करते हैं अगर नेक पोर्शन की, तो नेक पोर्शन में दो सेंट्रियोल हैं। सेंट्रियोल which is toward nucleus is called paroxysmal centriole। तो हम यहां मेंशन कर देते हैं एक बार नेक का। नेक के पास होता है फर्स्ट proximal सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इट फॉर स्पिंडल फाइबर्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो हमने मियोसिस माइटोसिस में क्लास 11th में स्टडी किया है। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट फॉर्म फाइबर लाइक स्ट्रक्चर
which are responsible for cell division and of zygote। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करते हैं, सेकेंड इज जो लोअर साइड होगा, ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे के। डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होगा? सेकेंड इज distal centriole, it work as a it helps to move sperm tail, it helps to move sperm tail। next is सेंटर में, ये हमने कवर कर दिया इसको यहाँ से। ये सेंट्रियोल ने फाइबर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, विच इज नोन एज अ एक्सियल फिलामेंट। जो 9+2 के स्ट्रक्चर में होते हैं, जो एक्सियल फिलामेंट है। अब अगर हम बात करते हैं इस पोर्शन की, इट इज अ हेड पोर्शन, नेक पोर्शन, मिडल पीस। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ये वाला पोर्शन था मिडल पीस, ये एक्सेल फिलामेंट वाला, एक्सेल फिलामेंट और मिडल पीस में एक चीज़ और होती है विच इज कॉल्ड एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो नेक पोर्शन के बाद आ जाता है सेकंड पोर्शन हमारा मिडल पीस। मिडल पीस में क्या होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरली अरेंज जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं विच आर नोन एज नेबर्न कॉर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इस तरीके से होगा, इट इज स्पाइरली अरेंज्ड। और सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया is to be like that, means one is if clockwise then other is anti-clockwise rotation। तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सेकेंड इज spirally arranged mitochondria which is known as neighborn corn। mitochondria known as neighborn corn। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी
इन फीमेल जेनिटल या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाना। और ये स्पर्म की एनर्जी कितनी होती है? 48 आवर्स टू 72 आवर्स तक, मैक्सिमम 48 आवर्स ही लेकर चलते हैं इसको, कि एक स्पर्म जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्पर्म की जो पास जो एनर्जी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो अप्रोक्सीमेटली कितनी करेगा? 48 आवर्स तक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब इन्हीं सभी के बीच में यहां से सेकेंड प्रोटेक्टिव लेयर स्टार्ट होती है, जो इस तरीके से कर्व करती हुई जाएगी यहां तक। And the name of this layer, or this protective envelope, is Manchet. Manchet layer. First is Gallia layer, another is Manchet layer. तो मिडल पीस में क्या क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया स्पिंडल फाइबर हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया जिस चीज के चारों तरफ रैप्ड है, विच इज नोन एज, सेकेंड इज एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट का फंक्शन क्या हो गया? प्रोवाइड मूवमेंट। जो स्पर्म की टेल मूव करेगी वो इसी की वजह से मूव करेगी। और नेक्स्ट इज, इनको प्रोटेक्ट करने वाली लेयर हो गई एक, विच इज नोन एज मैनचेट लेयर। नेक्स्ट पोर्शन इज टेल पोर्शन। टेल पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, that's the tail portion. That's a tail portion. तो टेल क्या करता है? मूवमेंट इन फीमेल जेनिटल या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो स्पर्म मूव करेगा, जो मूवमेंट होगी वो किसकी वजह से होगी? सिर्फ और सिर्फ टेल पोर्शन की वजह से। और टेल को एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और मूवमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? डिस्टल सेंट्रियोल मूवमेंट प्रोवाइड करेगा इस एक्सियल फिलामेंट को, और एक्सियल फिलामेंट मूव करवाएगा टेल पोर्शन को। टेल की वजह से क्या मूव होगा? स्पर्म मूव होगा पूरा का पूरा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का। तो एक बार रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या करा। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हेड, small depression like movement is called neck, middle piece and a tail portion. Head consists of nucleus having haploid number of chromosomes. Head having acrosome, head having gallia, a protective layer.
Neck portion having two centrioles which are right angle to each other. First is proximal centriole which is toward nucleus, and other is distal centriole which is away from nucleus or toward axially filament. Distal centriole attached with the axially filament which provide a movement of the sperm in female genitalia. In a middle part or a middle piece, axially filament wrapped by spirally arranged mitochondria which is only present in a case of sperm. Spirally mitochondria which is known as neighborhood cone. Axial filament neighborhood cone are covered with a envelope or a protective layer which is known as manchette. Axial filament elongated and extended toward tail portion and helps to move the tail in female genitalia. Tail move with the help of which is provided energy by a mitochondria approx 48 hours. So sperm having the motility in a female genitalia for approx 48 hours. Now, a short thing we have to discuss here, that if we are just doing it in this portion, if sperm with X character, means out of 46 chromosome, or we can say 44 plus XY chromosome, if one sperm having a haploid means divided into 22 plus X or 22 plus Y, if a sperm with X chromosome, then it is known as gymnosperm, and if sperm with Y chromosome is called as androsperm. Remember that. If a sperm with X chromosome is a gymnosperm and a sperm with Y chromosome is called androsperm. Okay students, in our next video we will talk about the structure of ovum or an egg.